वेलकम गाइस। तो एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी का हमारा ये फिफ्थ लेक्चर रहने वाला है। इससे पहले ऑलरेडी 4 लेक्चर्स हो चुके हैं, तो एक बार उसको जाके आप देख सकते हैं। राइट, इसकी प्लेलिस्ट अलग से बनी हुई है और आज हम कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे पॉपुलेशंस का। राइट, पॉपुलेशन पिरामिड के और फिर एक दो ऐसे एट्रीब्यूट्स हैं जो कि पॉपुलेशन को काफी इम्पैक्ट करते हैं, जहाँ से अच्छे क्वेश्चंस आपके बनते हैं। वो सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। राइट, सबसे पहले देखो पॉपुलेशन पिरामिड को डिस्कस करते हैं। राइट, और इससे ऊपर ये जो इन्होंने पूरी कथा इसमें लिखी हुई है, ये कुछ भी काम की नहीं है। यहाँ बस पॉपुलेशन पिरामिड का स्ट्रक्चर याद रखना है। यहाँ से कोई भी क्वेश्चन अगर अपीयर होता है तो वहां से इजीली बन जाएगा। और मोस्ट ऑफ द मार्केट के बुक्स में आपको ये कॉन्सेप्ट नहीं मिलेगा। ये आप ज्योग्राफी में जरूर कहीं ना कहीं पढ़ते हो पॉपुलेशन पिरामिड, लेकिन ह्यूमन ज्योग्राफी में। लेकिन फिर एनवायरनमेंट की मार्केट बुक्स में आपको ये देखने को नहीं मिलेगा, और वो भी ह्यूमन ज्योग्राफी में आप जो ऑप्शनल वाले लोग हैं वो इनका थोड़ा ध्यान रखते हैं। अब इसके बारे में एक और चीज मैं अभी बताना चाहूंगा कि ये पॉपुलेशन पिरामिड उतना इंपॉर्टेंट टॉपिक तो नहीं है। राइट, इंपॉर्टेंट टॉपिक हम आगे पढ़ने वाले हैं, लेकिन पॉपुलेशन पिरामिड बहुत पहले के पैटर्न में, मतलब 2011-12 से पहले के जो यूपीएससी के पेपर थे उसमें अपीयर हुआ है ये एक दो बार इसके क्वेश्चंस। उसके बाद नहीं, 2011-12 के बाद नहीं। लेकिन नो डाउट, क्योंकि यूपीएससी अब अपना पैटर्न फिर से वापस बदल रहा है, आपको पता होगा स्टैटिक के बहुत ज्यादा पूछ रहा है यूपीएससी, तो हो सकता है ये एक बार फिर से आपको कहीं अपीयरेंस में आए। एक आइडिया होना, रफ सा आइडिया होना हर चीज का जरूरी है। देखो पॉपुलेशन पिरामिड की बात हो रही है, पिरामिड हम बनाते क्यों है। राइट, कहीं पे भी अगर हमें पिरामिड के फॉर्म में किसी चीज को रिप्रेजेंट करना है तो बनाने का हमारा मकसद बस एक ही होता है। हम दिखाना चाहते हैं कि जो किसी भी कम्युनिटी में सक्सेसिव रिडक्शन हो रहा है। राइट, सक्सेसिव रिडक्शन इन एज ग्रुप। राइट, इन द डेंसिटी ऑफ द पॉपुलेशन इन ए पर्टिकुलर एज ग्रुप, अगर हमें वो शो करना है तो हम बनाएंगे सर पिरामिड। राइट, तो एक तरीके से अगर अगर हम सोसाइटी में, इंडियन सोसाइटी की अगर बात करें, अगर हम सोसाइटी का पिरामिड बना रहे हैं तो हमारा पिरामिड कैसे बनेगा। देखो सबसे ज्यादा पॉपुलेशन कहाँ आएगी आपके नीचे, ये अगर हम मतलब क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ब्राह्मण, ये इस तरीके से अगर हम पिरामिड बनाएं तो सबसे नीचे आपका आएगा आपका शूद्रास। राइट, शूद्रास जो कि आपके सोसाइटी में सबसे नीचे भी हैं और साथ में इनकी पॉपुलेशन भी सबसे ज्यादा है। फिर जाके आपके कहीं आएंगे वैश्यास, जो कि आपके जो मर्चेंट कम्युनिटी है। फिर आएंगे आपके, ये इनका नंबर भी रिड्यूस होता जा रहा है ऊपर ऊपर तक, देखो। फिर आएंगे आपके कहीं जाके आपके क्षत्रियाज, ऊपर आएंगे आपके ब्राह्मण, इनका नंबर बहुत कम है। राइट, नंबर बहुत कम है लेकिन है टॉप में। तो बिल्कुल इसी तरीके से जहां भी हम पिरामिडिकल रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं, हम दिखाना चाह रहे हैं कि सक्सेसिव रिडक्शन कैसे हो रहा है बिटवीन डिफरेंट एज ग्रुप्स या फिर बिटवीन डिफरेंट कम्युनिटीज। अब यहाँ क्योंकि हम एनवायरनमेंट पढ़ रहे हैं, तो आपका जो बायोलॉजिकल टर्म्स में हमारा पिरामिड बनाने का मकसद होगा बिल्कुल यही सर, कि हम दिखाएं कि आपकी जितनी भी पॉपुलेशंस हैं, राइट, डिफरेंट एज ग्रुप के, एज पिरामिड का मतलब है हम दिखाना चाह रहे हैं कि डिफरेंट डिफरेंट एज ग्रुप के लोग, डिफरेंट एज ग्रुप के लोग पिरामिड में अपीयर कैसे होते हैं। राइट, इनकी डेंसिटी कितनी है पॉपुलेशन में, इनका नंबर कितना है पॉपुलेशन में, क्या ओल्ड एज के लोग ज्यादा है या फिर आपके जो जो यंग एज के लोग हैं वो ज्यादा है। राइट, रिप्रोडक्टिव एज के ज्यादा है या फिर नॉन रिप्रोडक्टिव एज के ज्यादा है। तो देखो ये वाला पहला यहाँ पे स्ट्रक्चर बताया हुआ है। एक सोसाइटी होती है ऐसी जहाँ पे आपकी पॉपुलेशन ग्रो कर रही है। राइट, उसका पिरामिड कुछ इस तरीके का बनेगा। क्यों? क्योंकि आप देखोगे जो ये येलो कलर का है नीचे, ये सबसे बड़ी लाइन इसमें बनाई हुई है। येलो कलर की जो ये स्ट्रिप है, ये सबसे बड़ी लाइन है और ये डिनोट करती है सर कि आपका जो नंबर है, नंबर ऑफ किनका, जो आपकी प्री रिप्रोडक्टिव एज के लोग हैं, मतलब 14-15 साल तक के जो लोग हैं, इनका नंबर सबसे ज्यादा है आपकी सोसाइटी में। ये ऐसा बताना चाह रहा है, समझ रहे हो। उसके बाद आपके आते हैं रिप्रोडक्टिव एज के, इनका नंबर भी इतना ज्यादा है। देखो अब ये दो ऐसी कैटेगरीज हैं सर जो अभी या तो फर्दर पॉपुलेशन एनहांस कर रही है या फिर इनका एनहांस करने में योगदान होने वाला है। राइट, ये कुछ ऐसी पॉपुलेशन है। इसका मतलब सर अगर इनका नंबर सबसे ज्यादा है किसी सोसाइटी में तो उसकी पॉपुलेशन तो सर ग्रो करेगी ही करेगी। अब ह्यूमैनिटी के टर्म्स में देखें, मतलब ह्यूमन पॉपुलेशन की टर्म्स में देखें, तो इंडिया में आपको कुछ ऐसा ही पिरामिड देखने को मिलेगा, क्योंकि ग्रोइंग एज है पॉपुलेशन की। नाइजीरिया में आपको कुछ ऐसा ही पिरामिड मिलेगा। राइट, लेकिन सर यूरोप में आपको कुछ ऐसा पिरामिड मिलेगा। राइट,
ऐसा पिरामिड मिलेगा, पॉपुलेशन पिरामिड। क्यों? क्योंकि वहां की पॉपुलेशन लगभग स्टेबल है। जो रिप्लेसमेंट लेवल रहता है 2.1 का, कि आपके जो दो पेरेंट्स है उनके, राइट, आपके दो पेरेंट्स है, जो एक जोड़ी बनती है, उनके 2.1 बच्चे होने चाहिए। अब ऑब्वियसली ये कहीं ना कहीं आप जब एवरेज निकालते हो उस तरीके से ही ऐसा आता है, राइट। तो जब ये दूसरे टाइप का जब हम ये पिरामिड देखते हैं, जिसमें आपके जो प्री रिप्रोडक्टिव एज और जो आपका रिप्रोडक्टिव एज के लोग हैं, राइट, प्री रिप्रोडक्टिव एज और अर्ली रिप्रोडक्टिव एज के जो लोग हैं, इनकी इनकी जो संख्या है ये लगभग इजी होती है। मतलब ये लगभग इक्वल होती है। क्यों? क्योंकि ये स्टेबल पॉपुलेशन है, राइट। ये अब अगर इनकी नंबर इक्वल होगी, राइट, जो अर्ली रिप्रोडक्टिव एज के और प्री रिप्रोडक्टिव एज के, अगर इनके नंबर इक्वल हो जाएगा सर, इसका मतलब ये है कि 10-12 साल बाद ये अर्ली रिप्रोडक्टिव एज वाले तो यहाँ यहाँ इस बुजुर्गों की श्रेणी में आ जाएंगे, ये तो मरने वाले लोग होंगे। मतलब प्रोड्यूस ज्यादा नहीं हो पा रहे हैं बच्चे, राइट, या फिर जितने प्रोड्यूस हो रहे हैं यहाँ से उतने ही यहाँ ऊपर मरने की एज में है आपके, मतलब बुजुर्गों की एज में है, राइट। तो इससे आपको देखने को मिलेगा कि ये कुछ आपकी स्टेबल कंडीशन आपको देखने को मिलेगी पॉपुलेशन में। ऐसी ही आपको देखने को मिलेगा यूरोप में, कुछ ऐसी आजकल पिरामिड बनती है। तो अगर वो आपको कहे कि बेल शेप्ड पिरामिड अगर आपको देखने को मिलेगा, पॉपुलेशन पिरामिड, इट मींस स्टेबल पॉपुलेशन, बिल्कुल सर। लेकिन अगर वो आपको बोलेगा कि सक्सेसिव रिडक्शन इन द नंबर और द डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, एज वाइज डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन अगर कहीं आपको देखने को मिलेगा, तो मतलब वो आपके एक्सपेंडिंग पैटर्न में आपको देखने को मिलेगा कि भैया पॉपुलेशन ग्रो कर रही है। समझ रहे हो? तीसरे टाइप का ये सर, अगर सिंपल स्टेटमेंट वो ऐसे ही देगा कि जिग जैग पैटर्न में अगर आपको पिरामिड देखने को मिलेगा, तो सर ये डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन को आपके दिखाता है। क्यों? यहाँ ध्यान से देखो, जो आपकी यहाँ यंग एज की पॉपुलेशन है, जो यंगेस्ट एज की पॉपुलेशन है, तो सर ये बहुत कम है एज कंपैरिजन टू ओल्ड एज पॉपुलेशन। ये ऊपर की ओल्ड एज पॉपुलेशन है आपकी, ये तीनों जो स्ट्रिप्स हैं यहाँ पे, राइट। तो अगर ओल्ड एज पॉपुलेशन इतनी ज्यादा होगी, इसका मतलब ये तो भैया जाने वाले लोग हैं, ये तो अभी यमदूत के पास एकदम, यमदूत इनके सिरहाने पे है, राइट। तो पॉपुलेशन कहीं डिक्रीज होने वाली है अगर जहाँ ओल्ड एज के पॉपुलेशन ज्यादा होंगे, राइट। तो ऐसा जो जिग जैग टाइप का, बस यही याद रखना है, जिग जैग टाइप का अगर कहीं पिरामिड बनेगा मतलब डिक्लाइनिंग ट्रेंड में कहीं ना कहीं आपके ये जा रहा है। और ऐसा ही आपको देखने को मिलेगा, ये ट्रेंड आपको जापान में देखने को मिलेगा, राइट, आजकल। या फिर आपको यही ट्रेंड आपको देखने को मिलेगा कोरिया में, राइट, कोरिया जैसी कंट्री में। या फिर चाइना भी बहुत वॉरिड है अपने लिए, क्योंकि उनकी जो पॉपुलेशन है बहुत, वन चाइल्ड पॉलिसी के बाद काफी ज्यादा घट रही है, राइट। तो ये एक बड़ी दिक्कत है। तो अगर वो आपको ये कहे कि आफ्टर, मतलब अगर आपका जो रिप्लेसमेंट लेवल से कम अगर पॉपुलेशन ग्रोथ हो जाए, अगर 2.1 से कम अगर आपका पॉपुलेशन ग्रोथ हो जाए, मतलब दो पेरेंट्स के 2.1 से कम अगर आपके कहीं पे पॉपुलेशन, मतलब दो पेरेंट्स के 2.1 से कम अगर बच्चे पैदा होने लग जाए, मतलब रिप्लेसमेंट लेवल हम अचीव नहीं कर पाएंगे, हमारी पॉपुलेशन डिक्लाइन कर जाएगी। ये 2.1 क्यों जोड़ दिया सर? ये इसमें बुजुर्गों का एस्पेक्ट भी रहता है। 2.1 अगर आपका पॉपुलेशन लेवल रहता है तो इसे हम कहते हैं आपका स्टेबल पॉपुलेशन रेट, राइट। रिप्लेसमेंट लेवल इसे कहा जाता है, मतलब जितने लोग मर रहे हैं उतने ही आप पैदा भी कर रहे हैं। मतलब एक कपल से दो लोगों से 2.1 बच्चे निकल रहे हैं एवरेज की टर्म में। आप इसको ऐसे देख सकते हैं कि 2000 लोगों से, मतलब 1000 कपल से आप 2100 बच्चे पैदा करवा रहे हो, आप ऐसे भी देख सकते हो, राइट। तो वो मतलब रिप्लेसमेंट लेवल कैसा हुआ भैया, जो आप 2100 में ये 100 ज्यादा ऐड कर रहे हो, ये वो बुजुर्ग पॉपुलेशन है जो उसी टाइम मर भी रही है, राइट। जब आपका बच्चा पैदा हो रहा है उसी टाइम 100 लोग मर भी रहे हैं, 100 अगर बच्चा पैदा हो रहे हैं तो उसी टाइम मर भी रहे हैं, तभी तो रिप्लेसमेंट लेवल बनेगा। तो ये आपको देखने को मिलेगा। तो अगर ऐसे भी वो स्टेटमेंट बनाए कि अब क्योंकि रिसेंटली जो NFHS, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 6 का जो डाटा आया था, राइट, तो सॉरी, NFHS 5 का जो अभी रिसेंट डाटा आया था, तो इस डाटा में एक अच्छी बात इन्होंने ये कही कि
बिलो रिप्लेसमेंट लेवल इंडिया की पॉपुलेशन जा चुकी है। इंडिया का आज के दौर में जो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है ये 2.0 है, 2.1 नहीं है। तो हम बिलो रिप्लेसमेंट लेवल चले गए हैं। तो हो सकता है उस कनेक्शन में भी ये यहाँ पे सवाल पूछे। तो अगर आपको बोला जाए कि अगर आपका पॉपुलेशन ग्रोथ रेट 2.1 से कम है तो जिगजैग टाइप का पॉपुलेशन पिरामिड देखने को मिलेगा। तो आपकी स्टेटमेंट बिल्कुल सही होगी। समझ रहे हैं बात को? बस इतना ही इससे करना है पॉपुलेशन पिरामिड से, बाकी इससे कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे चलते हैं थोड़ा, राइट। यहाँ इन्होंने बता के रखा हुआ है कि भैया ये साइज जो है पॉपुलेशन की वेरी कर सकती है। इस पूरे सेंटेंस में कुछ भी काम का नहीं है। काम का असर ये क्लेमाइडोमोनास, राइट। क्लेमाइडोमोनास, देखो ये क्या होता है, एक तरीके का ये एल्गी होता है, राइट। मैं इसको हाईलाइट करके आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि यूपीएससी का सर अब पैटर्न ऐसा हो गया है। मैं आपको लास्ट ईयर का एक क्वेश्चन बताता हूँ। यूपीएससी ने लास्ट ईयर क्वेश्चन पूछा था, देखना अपनी सीरीज ए में 22 नंबर का ये क्वेश्चन है, राइट। और ये क्वेश्चन है कि कंसिडर द फॉलोइंग काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स। क्वेश्चन में पूछा है कोपपॉड्स, राइट। उसमें ऑप्शन दिए हुए हैं कोपपॉड्स, साइनोबैक्टीरिया एंड डायटोम एंड फ्लोरामिनीफेरा। और इनमें पूछा हुआ है कि इनमें से प्राइमरी प्रोड्यूसर कौन है, राइट। अब जिनको पता नहीं होगा डायटोम के बारे में, उन्होंने गलत आंसर इसमें मार्क किया होगा सर। साइनोबैक्टीरिया का तो सबको पता होता है कि ये प्राइमरी प्रोड्यूसर है, बिल्कुल पौधे की तरह फोटोसिंथेसिस करता है, अपना खाना खुद बनाता है। जिन्हें डायटोम का पता नहीं था उन्होंने इसे बिल्कुल गलत मार्क किया होगा। ये 2021 का क्वेश्चन है सर। तो अगर आप मतलब हैरान मत होइएगा अगर अगली बार ऐसा ही कोई क्वेश्चन पूछा और उसमें क्लेमाइडोमोनास का ऑप्शन दिया, क्योंकि ये बहुत ही यूजुअल एल्गी आपको देखने को मिलेगी क्लेमाइडोमोनास। कहीं अगर आपके आसपास कहीं पॉन्ड होगा, राइट, कहीं मतलब कोई ऐसी बावड़ी वावड़ी होगी, कोई तालाब वगैरह होगा, तो जाके उसमें देखिएगा, उसमें बहुत ही थिन आपकी ग्रीन एल्गी देखने को आपको मिलेगी, राइट। ग्रीन एल्गी बहुत थिन एकदम बाल लाइक स्ट्रक्चर होंगे वहां पे, राइट। और उन स्ट्रक्चर्स को एक बार ध्यान से आप देखिएगा तो उनका उनका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होगा, राइट। ये ऊपर से ऐसी होती है और नीचे इसमें दो पूंछें होती है। ये प्राइमरी प्रोड्यूसर है, बिल्कुल सर। और इसको एल्गी नहीं, प्लांट के कैटेगरी में भी आपको कैटेगराइज किया जाता है, राइट। ये प्राइमरी प्रोड्यूसर है पॉन्ड इकोसिस्टम में, बिल्कुल सर। और ऐसा कुछ इसका स्ट्रक्चर होता है। ये सिंगल सेल्ड इसका ऑर्गेनिज्म रहता है। पीछे इसके ये दो फ्लैजेलेट्स रहते हैं, राइट। और इम्पोर्टेंट बात यह है सर कि ये यूनिसेक्सुअल है, मतलब खुद ही रिप्रोड्यूस करती है। इसमें यूनिसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। ये इसके जो दो फ्लैजेलेट्स हैं इसी में इनका मेल फीमेल रहता है और मतलब खुद ही से ये आगे फिर रिप्रोड्यूस कर देगी। समझ रहे हैं बात को? इन्हीं दो फ्लैजेलेट्स के माध्यम से। तो जो इसकी दो पूंछें होती है ये इनके तैरने में भी सहायता करती है। तो यहाँ से एक कॉन्सेप्ट ये भी क्लियर हो गया कि आपके जो मेराइन इकोसिस्टम के जो एनिमल्स होंगे या प्लांट्स होंगे या फिर एल्गी होगी, इनमें फ्लैजिलेट्स क्यों होते हैं, तो बिल्कुल तैरने में इनके मदद करते हैं। बस ये आपने याद रखना है। क्या ये सिर्फ पॉन्ड में मिलेगा? एक ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि क्लेमाइडोमोनास, नहीं सर, बिल्कुल नहीं। ये आपकी आपकी जो वेट मिट्टी होगी, थोड़ी मतलब गीली मिट्टी, वहां भी आपको देखने को मिल जाएगा। और इवन सर आपको ये स्नो में भी मिलेगा, स्नोवी एरिया में भी ये आपको मिल जाता है, राइट। इसी को हम स्नो एल्गी भी कहते हैं, स्नो एल्गी। ये कुछ ऐसे फैक्ट है जो आप अच्छे से अपने नोट्स में डाल सकते हैं। बाकी अब यहाँ पे पॉपुलेशन ग्रोथ का बताया हुआ, देखो कुछ फैक्टर यहाँ बताए हुए हैं कि पॉपुलेशन ग्रोथ में कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो आपके बड़ा अहम रोल प्ले करती है, राइट। जैसे आपका माइग्रेशन हो गया, इमिग्रेशन हो गया, नेटेलिटी हो गया, मोर्टेलिटी हो गया। अब देखो यहाँ ये कुछ भी ऊपर का जो हाईलाइट किया है बिल्कुल आपने याद नहीं रखना है। इसमें याद रखना है सर, अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है कि इमिग्रेशन और एमिग्रेशन में आपका डिफरेंस क्या रहता है तो सब कुछ बढ़िया हो जाएगा। देखो यहाँ प्राइमरी फोकस करो इमिग्रेशन पे। देखो दो तरीके की आपकी है माइग्रेशन ही, इमिग्रेशन और एमिग्रेशन। दोनों में आपके जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो एक जगह से जाके दूसरी जगह, राइट, अपनी अपनी जो उनका जो हैबिटेट है वो चेंज कर रहे हैं। हैबिटेट ट्रांसफर इसमें हो रहा है, राइट। हैबिटेट इनका चेंज हो रहा है एमिग्रेशन में भी और इमिग्रेशन में भी। लेकिन सर इमिग्रेशन जो होता है ना, इमिग्रेशन जो होता है ये अपनी इच्छा से कोई करता है, राइट। जैसे आप अगर यूएसए चले गए, राइट, ये आपका हो गया माइग्रेशन या इमिग्रेशन। लेकिन जो एमिग्रेशन होता है ना, जो एमिग्रेशन होता है सर, ये फोर्सफुली होता है, राइट। तो इमिग्रेशन इज दैट have come to the habitat from somewhere else during a period of time, कि भैया ये कहीं हैबिटेट में आ रहे हैं, किसी दूसरे हैबिटेट में आ रहे हैं। जैसे आपका आपको देखने को मिलेगा भरतपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में या केवलादेव नेशनल पार्क में आपको हर साल साइबेरियन क्रेन आते हुए देखने को मिलेंगे। यहाँ रशिया से लेके यहाँ तक साइबेरियन क्रेन पहुंच जाते हैं आपके भरतपुर में, राइट। तो ये हुआ आपका इमिग्रेशन,
क्यों? क्योंकि भैया अपनी इच्छा से आ रहे हैं, साइबेरिया में इन्हें ठंड बहुत लग गई, बोले चलो भारत की यात्रा में चलते हैं, ये हुआ इमिग्रेशन, अपनी इच्छा से आ रहे हैं। कई बारी फोर्सफुली भी आना पड़ता है इनको, उसे कहते हैं एमिग्रेशन, राइट। मान लो कहीं पे आग लग गई, राइट, कोई जंगल के जंगल तबाह हो गए, या फिर मान लीजिए कोई मेराइन इकोसिस्टम में रहने वाला कोई ऐसा पंछी था और वहां पे सैलिनिटी लेवल बढ़ गया, वहां का अपना इकोसिस्टम उसका डैमेज हो गया, फिर उसे फोर्सफुली कहीं पे जाना पड़ रहा है, राइट। ये सर आपका डिस्ट्रक्टिव होता है पॉपुलेशन ग्रोथ के लिए। जहां भी इमिग्रेशन होगा मतलब डाइवर्सिफाई हो रहा है, जहां भी इमिग्रेशन होगा मतलब डाइवर्सिफाई हो रहा है हैबिटेट, जहां भी एमिग्रेशन होगा मतलब आपका हैबिटेट फ्रेगमेंटेड हो रहा है, राइट। फ्रेगमेंटेड हैबिटेट और डाइवर्सिफाइड हैबिटेट में डिफरेंस है सर, राइट। जहां भी इमिग्रेशन होगा मतलब आपका जो जो एनिमल जो एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है वो पूरी एडेप्टेशन के साथ जा रहा है, पूरी तैयारी के साथ जा रहा है वो, राइट। वो पूरा फुल्ली एडेप्टेड है उस नए एरिया के लिए। लेकिन एमिग्रेशन जहां होगा वो फोर्सफुली जा रहा है, कुछ ऐसी कंडीशंस पैदा हो गई है जिसकी वजह से उसे जाना पड़ रहा है जबरदस्ती, राइट। तो वो एडेप्टेड नहीं है नई कंडीशंस के लिए, इस वजह से पॉपुलेशन उनकी डिक्लाइन कर सकती है, वो मर सकते हैं भारी मात्रा में। तो जहां इमिग्रेशन होगा मतलब पॉपुलेशन के लिए अच्छा है, ग्रो करेगी अच्छे से। इमिग्रेशन होगा, एमिग्रेशन होगा मतलब पॉपुलेशन ग्रो नहीं कर पाएगी। सिमिलरली मोर्टेलिटी का मतलब होता है कि कितने मर रहे हैं, अगर नंबर ऑफ डेथ्स ज्यादा है तो पॉपुलेशन ग्रो नहीं करेगी। नेटलिटी का मतलब है कितने पैदा हो रहे हैं, अगर नेटलिटी में मतलब पॉपुलेशन जो आपकी बर्थ का रेट ज्यादा है तो एकदम पॉपुलेशन ग्रो करेगी। मतलब सर ये है नेटलिटी में और इमिग्रेशन या माइग्रेशन में आपका जो पॉपुलेशन है वो ग्रो करेगी, लेकिन मोर्टेलिटी में और एमिग्रेशन में आपकी पॉपुलेशन ग्रो नहीं कर पाएगी, राइट। क्योंकि मोर्टेलिटी में मर ज्यादा रहे हैं और एमिग्रेशन में फोर्सफुली उनको एविक्ट करनी पड़ रही है अपनी अपनी पोजीशन को, अपने हैबिटेट को। बस यही यहाँ पे बताया हुआ है इन्होंने कि इमिग्रेशन में आपकी देखो यहाँ प्लस हो रही है, राइट। नेटलिटी में भी प्लस हो रही है, मोर्टेलिटी में आपके माइनस हो रही है, एमिग्रेशन में माइनस हो रही है। ये चार्ट याद रखना सर, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं और पूछे हुए हैं पहले, राइट, पूछे हुए हैं यहाँ से क्वेश्चन। Birth and deaths are the most important factors influencing the population density, and the other two factors assuming importance only under social conditions। कि देखो बर्थ और डेथ्स तो आपके हर जगह मतलब इम्पैक्ट करेगा, राइट, आपकी जो पॉपुलेशन है, तो ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं। लेकिन जो आपके एमिग्रेशन है या फिर जो माइग्रेशन है या फिर जो आपकी एमिग्रेशन और इमिग्रेशन है, ये कुछ स्पेशल कंडीशंस में ही लागू होती है, राइट। हर वर्ड इमिग्रेट नहीं करता, हर बर्ड आपका इमिग्रेट नहीं करता, हर बर्ड आपका माइग्रेट नहीं करता, हर बर्ड आपका एमिग्रेट नहीं करता। समझ रहे हो बात को? तो ये हर स्पीशीज में आपके लागू नहीं होगी ये दो कंडीशंस, एमिग्रेशन और माइग्रेशन। लेकिन बर्थ और डेथ तो आपकी हर जगह एकदम यूनिवर्सल है सर, आना सबको है, जाना सबको है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट अगर फैक्टर माना जाए पॉपुलेशन ग्रोथ या डी ग्रोथ को डिसाइड करने वाला, ये आपका बर्थ एंड डेथ रहेगा। बाकी यहाँ ग्रोथ के मॉडल बताए हुए हैं जो बिल्कुल पढ़ने की जरूरत नहीं है, आइडिया लेना है तो एक बार देख लेते हैं कि एक्सपोनेंशियल ग्रोथ क्या होती है। सर बिल्कुल, जब आपके रिसोर्सेज हद से ज्यादा हो ना, कहीं पे रिसोर्सों की अगर कोई हदें ना हो, राइट, अनलिमिटेड कहीं पे हैबिटेट में रिसोर्सेज हो, इसका मतलब सर वहां पे एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होने वाली है किसी भी पॉपुलेशन की, क्योंकि उसके पास रिसोर्सेज ज्यादा है। लेकिन ये जो मॉडल है ना एक्सपोनेंशियल ग्रोथ वाला, ये लॉजिकल बिल्कुल नहीं है, क्योंकि कहीं पे भी अनलिमिटेड सोर्स तो होते नहीं है। तो एक जो मॉडल दिया जाता है कि भैया चलो ठीक है, जो डार्विन है आपका, जो चार्ल्स डार्विन है, इन्होंने भी बिल्कुल यही एनिमल लाइक एलिफेंट कुड रीच इनॉर्मस नंबर्स इन एब्सेंस ऑफ चेक्स। तो देखो इन्होंने भी यही बात स्टडी की और ये डार्विन ने ही अपनी ये थ्योरी दी थी कि अगर आप कोई भी चेक किसी भी पॉपुलेशन की ग्रोथ में नहीं लगाओगे तो वो ग्रोथ करती जाएगी करती जाएगी करती जाएगी वो पॉपुलेशन ग्रोथ। पर ये बिल्कुल लॉजिकल नहीं है, क्योंकि जो ये कॉन्सेप्शन है जिस पे बेस्ड है, वो कॉन्सेप्शन है सर कि आपके रिसोर्सेज अनलिमिटेड होने चाहिए, और रिसोर्सेज अनलिमिटेड है नहीं, राइट। तो इसीलिए हमारे पास दूसरा यहाँ पे जो एक नया कॉन्सेप्ट आया वो आया लॉजिस्टिकल ग्रोथ। ये लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल क्या कहता है कि भैया आपके जो मतलब लॉजिक पे बेस्ड है, राइट। ये कहता है कि आपकी किसी भी इकोसिस्टम की एक डेफिनेट कैरिंग कैपेसिटी होती है, इससे ज्यादा वो कैरी कर ही नहीं पाता, क्योंकि इससे ज्यादा उसके पास रिसोर्सेज नहीं है, राइट। तो इसीलिए कैरिंग कैपेसिटी वाला आपने वर्ड याद रखना है कि कहीं पे भी एक लिमिटेड कैरिंग कैपेसिटी होती है। ये एनवायरनमेंट के किसी क्वेश्चन में भी आप कोट कर सकते हो इस वर्ड को, राइट। तो लॉजिस्टिकल ग्रोथ मॉडल क्या कहता है कि ठीक है पॉपुलेशन आपकी ग्रो करती जाएगी पर
एक लिमिट तक, राइट, आफ्टर अ सर्टेन लिमिट इट कैन नॉट ग्रो फर्दर, राइट। ये या तो स्टेबलाइज हो जाएगी या फिर डिक्लाइन करने लग जाएगी क्योंकि रिसोर्सेज कम हो जाएंगे। बिल्कुल यही आपका पॉपुलेशन का कॉन्सेप्ट। बाकी ये जो इससे अगला लेक्चर है ये बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है क्योंकि सर इसमें हम ये सारी चीजें डिस्कस करेंगे जहां से बिल्कुल सर क्वेश्चन बनते हैं, बिल्कुल क्वेश्चन बनते हैं। तो ये आई होप आपको ये लेक्चर की पूरी सीरीज आपको अच्छी लग रही होगी, राइट। और यहाँ इसमें मैं एक और चीज बताना चाहूंगा, चार्ल्स डार्विन का जब नाम याद ही आ गया, राइट, तो एक आपका आइलैंड आप याद रखना, अपने मैप में भी ये मार्क करके रखना, गैलापागोस आइलैंड, राइट। ये आपका पैसिफिक ओशन में आपको आइलैंड देखने को मिलेगा। ये वही आइलैंड है सर जहाँ पे चार्ल्स डार्विन ने अपने एक्सपेरिमेंट किए थे, गैलापागोस आइलैंड में। और ये आपका इसकी जो कंट्री है वो इक्वाडोर पड़ती है, राइट, साउथ अमेरिका की। तो इक्वाडोर के अंडर ही आता है आपका गैलापागोस आइलैंड। तो याद रखना है, ये न्यूज में इसलिए था क्योंकि सर आपका जो चाइनीज शिप्स थी वो लास्ट ईयर गैलापागोस आइलैंड तक पहुंच गई थी, राइट। समझ रहे हो, चाइना कहाँ कहाँ, साउथ अमेरिका, तो इनकी जो फिशर्स की शिप थी वो यहाँ तक पहुंच गई थी। चाइनीज ने बोला कि हम फिशिंग करने पहुंचे यहाँ, समझ रहे हो, मतलब पूरी दुनिया इन्होंने ही कब्जा करना है। तो ऐसी कुछ चीजें हैं जो अपीयर हो सकता है आपके प्री में। आई होप ये सारी लेक्चर सीरीज आपके लिए बेनिफिशियल साबित हो रही होगी। देन लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड बेल आइकन तो आपने क्लिक करना ही है। एंड आपका जो हमारा टेलीग्राम चैनल है उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ज्वाइन कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय बाय, टेक केयर।